हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज हम लोग सेमीकंडक्टर यानी कि चैप्टर नंबर 14 का रिवीजन करने जा रहे हैं वन शॉट रिवीजन की सीरीज़ के अंदर। और उम्मीद करता हूँ बेटा आपने मेरे चैप्टर्स को जो रिवीजन की क्लासेस हैं उनको अच्छे से किया होगा बेटा और अच्छे नंबर लेके आएंगे। चलिए आज हम लोग इसके सेमीकंडक्टर से रिलेटेड बात करेंगे। बेटा देखो होता क्या है कि जब किसी भी एटम की जब हम बात करें, जब वो फ्री स्टेट में होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जिसको हम कहते हैं, यानी कि दो एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है जब मैटर फ्री स्टेट में होता है, यानी कि गैस स्टेट में होता है। लेकिन जब गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट और फाइनली जब सॉलिड स्टेट में आता है मैटर, तो बेटा होता क्या है कि इंटर एटॉमिक स्पेसिंग कम हो जाती है और उसके कम होने की वजह से एक एटम अपना इन्फ्लुएंस दूसरे एटम के ऊपर दिखाने लगता है। इस तरह से दिखाता है कि इनके एनर्जी लेवल्स जो है वो क्या करते हैं, ओवरलैप करने लगते हैं। ठीक है, और यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि व्हेन मैटर कम्स फ्रॉम गैसेस स्टेट टू लिक्विड स्टेट एंड फाइनली सॉलिड स्टेट, देन इंटर एटॉमिक स्पेसिंग रिड्यूसेस कंसिडरेबली सच दैट एनर्जी लेवल्स ऑफ ईच एटम ओवरलैप, है ना। तो एनर्जी लेवल की ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है। अब ओवरलैपिंग से क्या होता है कि एक एनर्जी लेवल जो वेल डिफाइंड हुआ करती थी, अब वो वेल डिफाइंड ना होके उसकी स्प्लिटिंग शुरू हो जाती है। और स्प्लिटिंग का मतलब क्या हो गया कि वो पतली पतली लाइनों में वो एनर्जी लेवल से डिवाइड हो गया, तो एक एनर्जी की एक रेंज मिलने लग गई, है ना। और वही यहाँ पे लिखा है कि एंड स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल स्टार्ट्स, है ना, क्योंकि जब ओवरलैप करेगा तो स्प्लिटिंग शुरू हो जाएगी और वी गेट अ रेंज ऑफ एनर्जी लेवल, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, एनर्जी बैंड कहते हैं। और ये हमको मिलने लगता है सॉलिड स्टेट में। इसीलिए जब हम मैटर को सॉलिड स्टेट में डिस्कस करते हैं तो बेटा वी टॉक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड रेदर देन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो हमारे पास एक वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल थी, इसकी स्प्लिटिंग शुरू हो गई, तो बेटा एक रेंज ऑफ एनर्जी मिल गई ना। इसी रेंज ऑफ एनर्जी को हम कहते क्या हैं, एनर्जी बैंड कहते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड का डायग्राम है बेटा। होता क्या है कि जब हमारे पास इंटर एटॉमिक स्पेसिंग कम होती है तो क्या क्या चीज़ें फिनोमेना सामने आता है ना। देखो केस नंबर 1, व्हेन R इज इक्वल टू D, है ना। R यानी कि जिसको हम क्या कहेंगे, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग कहेंगे, और D उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हो गई। तो यहाँ पे देखो मैंने मार्क कर रखा है ना, क्रिस्टल लैटिस स्पेसिंग ABCD, है ना। तो ये D यानी कि इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है ना। तो उस कंडीशन में देर इज़ नो चेंज इन दी एनर्जी लेवल, यानी कि उनके अंदर कोई एनर्जी लेवल में खास चेंज नहीं होता, और लार्ज स्पेसिंग इज देयर बिटवीन दी एटम, तो एटम के बीच में स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इनके वेल डिफाइंड ऑर्बिटल्स जैसे 1s2, 2s6 और 2p6 ये सारे अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन जब R की वैल्यू C के बराबर हो गई, यानी कि जब इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जब हमने और कम कर दी और हम कहाँ पहुँच गए, C पर पहुँच गए, तो देखो बेटा C पर पहुँचते ही क्या हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल स्टार्ट हो गई। एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग स्टार्ट हो गई क्योंकि वहाँ पे इंटर एटॉमिक स्पेसिंग क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, है ना। अब D से जब C पे आएंगे तो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग क्या होगी, रिड्यूस होगी। और जब R की वैल्यू B के बराबर हो गई तो आप यहाँ पे देखिए 3s और 3p ऑर्बिटल्स आर रिड्यूस सच दैट एनर्जी लेवल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। अब देखो 3s और 3p ये क्या होता है, एक तरह से कंबाइन हो जाते हैं और एक एनर्जी बैंड बनाते हैं, ताकि इनका अगर हम अलग अलग देखें तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल हमको नज़र आते हैं। और जब R की वैल्यू A के बराबर हो गई, यानी कि B से और हमने कम कर दिया तो A के बराबर हो गई, यानी कि जो वास्तविक सॉलिड स्टेट में जब इंटर एटॉमिक स्पेसिंग होती है वहाँ की बात करेंगे, तो एनर्जी लेवल अब स्प्लिट होके किस में बन जाता है बेटा, बैंड में। ये देखिए ये एनर्जी लेवल जो 3s और 3p ऑर्बिटल थे ये पहले तो कंबाइन कर गए, फिर उसके बाद एनर्जी बैंड में इनकी स्प्लिटिंग शुरू हो गई और दो बैंड बन जाते हैं, एक जिसको हम कहते हैं बेटा कंडक्शन बैंड और दूसरा जिसको हम कहते हैं क्या, वैलेंस बैंड।
तो कंडक्शन बैंड वो होगा जहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, और नॉर्मल जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होगा बेटा, वैलेंस बैंड में होगा। ये एनर्जी लेवल डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको समझना, ठीक है। तो ये पॉइंट को याद रखिए कि आर की वैल्यू जब डी के बराबर हो गई, सी के बराबर हो गई, बी के बराबर हो गई, ए के बराबर हो गई, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे इस एनर्जी बैंड डायग्राम में। हो सकता है कि ये डायग्राम दे दें आपको और इसके इंटरप्रिटेशन आपको करने हो, या फिर हो सकता है कि आपको डायग्राम बनाने को दे दें, कुछ भी हो सकता है। तो बेटा इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा फर्मी एनर्जी लेवल के बारे में। फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है? इट इज़ द हायर एनर्जी लेवल, हाईएस्ट एनर्जी लेवल फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन, है ना, एट एब्सोल्यूट जीरो इज कॉल्ड एज फर्मी एनर्जी लेवल। बेटा जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन जो ऑक्यूपाई करता है एट जीरो केल्विन टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं बेटा फर्मी एनर्जी लेवल। एक डेफिनेशन के रूप में याद रखना है। तो नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हमेशा फर्मी एनर्जी लेवल से ऊपर ही होंगे, क्योंकि वहाँ पे उनका टेम्परेचर बेटा जीरो, एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर ही होगा ना। नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो होगा वो एब्सोल्यूट जीरो से काफ़ी ऊपर होगा। तो उसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हम करते हैं मटेरियल का ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो जो अभी हमने बैंड थ्योरी के बारे में बताया बेटा, जैसे कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड वो होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब पहुँचेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, और वैलेंस बैंड में जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन अभी पार्शियली फिल्ड है, जिसको हम कह सकते हैं ना, अभी कहने का मतलब ये है कि वैलेंस बैंड से ही बॉन्ड को बनने का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो कंडक्टर की क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? दीज आर दोज मटेरियल इन विच वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर प्रैक्टिकली ओवरलैपिंग। जहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं तो उसको कहते हैं बेटा कंडक्टर, है ना। तो होता क्या है कि बेटा वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लीजिए ये लेटस से हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया वैलेंस बैंड के अंदर, तो ये आसानी से कहाँ जा सकता है, कंडक्शन बैंड में जा सकता है, क्योंकि ये ओवरलैप करते हैं। तो एक तरह से ज़ीरो एनर्जी गैप होगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट करते हैं, इसीलिए उसको हम कहते हैं कंडक्टर। ठीक, दूसरी कैटेगरी जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, इंसुलेटर की कैटेगरी कहते हैं। इंसुलेटर की कैटेगरी वो होती है जहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है ना, उसको बेटा हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। और ये फॉरबिडन एनर्जी गैप, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए शब्द है ना फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसको कॉमनली FEG भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यदि ज़्यादा हो तो बेटा वहाँ पे वो कैटेगरी आती है किसकी, इंसुलेटर की कैटेगरी आती है। तो कंडक्टर्स में ये दोनों बैंड क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, जबकि इंसुलेटर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो बैंड गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इंसुलेटर की कैटेगरी। तो वही हो गया, आर दोज मटेरियल इन विच फॉरबिडन एनर्जी गैप इज ऑफ द ऑर्डर ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। ये कंडक्शन बैंड होगा ना, यहाँ पे लिख देंगे बेटा, कंडक्शन बैंड इज, हाँ ये बैंड इस कलर में लिख दो, हाँ। तो कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी यानी कि अनफिल्ड रहेगा, हैंस सच मटेरियल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, उसको हम बेटा इंसुलेटर की कैटेगरी कहेंगे। तो कंडक्टर समझ लिया, इंसुलेटर समझ लिया, इन दोनों के बीच की जो प्रॉपर्टी होल्ड करता है उसको कहते हैं बेटा सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल इन विच फॉरबिडन एनर्जी गैप इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.1, है ना बेटा, रेंज होती है 0.7 से 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज। तो ये देख सकते हैं कि ये कंडक्टर से ज़्यादा गैप है, लेकिन इंसुलेटर से क्या है, कम है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो 0.7 जर्मेनियम के लिए होता है और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा सिलिकॉन के लिए होता है। तो विच इज लेस देन इंसुलेटर एंड ग्रेटर देन कंडक्टर्स, यही बात जो मैंने अभी डिस्कस करके बताई है। ठीक,
इस तरह के मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। और सेमीकंडक्टर आर टेट्रावैलेंट। ये बेटा ये ध्यान रखिए, कई बार ऐसे के क्वेश्चन आ जाते हैं कि सेमीकंडक्टर्स आर विच टाइप ऑफ एलिमेंट, है ना, 1 मार्क से पूछ लेगा। तो वो टेट्रावैलेंट एलिमेंट होते हैं जिसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन। ये ध्यान रखिए, 0 केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, ये कहानी हमारे पास आती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं सेमीकंडक्टर को। पहला जिसको हम कहते हैं बेटा इंट्रिंसिक टाइप या प्योर टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। तो इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर वो होता है कि जिसमें इम्प्योरिटी एटम्स नेग्लिजिबल होते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं ना बेटा प्योर टाइप। प्योर मतलब जिसमें कहते हैं ना शुद्ध, जिसको हम कहते हैं हिंदी में, तो वहाँ पे इम्प्योरिटी नहीं है, उसको हम इंट्रिंसिक टाइप कहते हैं। तो जैसे कि से फॉर एग्जांपल आपने एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया, बेटा सिलिकॉन एक टेट्रावैलेंट है, तो देखिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 अदर सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये देखिए हमारे पास 4 अलग एटम हो गए और उनके कोवलेंट बॉन्ड बना के अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करेगा। तो एक सिलिकॉन एटम अपने नेबरिंग 4 सिलिकॉन के साथ उनके इलेक्ट्रॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करेगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड में बंधा हुआ होता है तो बेटा उसकी एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हम अगर सपोज कर लो कि इसका टेम्परेचर स्लाइटली ज़्यादा हो जाए मान लीजिए, तो होगा क्या कि बेटा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने बॉन्ड को तोड़ के फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ये देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। इस वैकेंसी को कहते क्या है बेटा, होल कहते हैं। तो ये जो वैकेंसी हो गई इसको हम होल कहते हैं। तो होल को हम ऐसे इमेजिन करें एज द वैकेंसी और सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है हम ये मानते हैं कि वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो होल्स किधर मूव करेंगे, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो हम ये मानते हैं कि होल एक तरह से क्या है, पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस देता है। ठीक, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन के अकेले मोशन की वजह से नहीं होती बल्कि होल भी होता है। तो वहाँ पे 2 चार्ज कैरियर्स हो गए, इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है और होल्स जिसको मानते हैं, एज्यूम करते हैं एज ए पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, तो यही हमने यहाँ पे देखिए डायग्राम के रूप में समझाया है कि बेटा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, 2 बैंड है। तो जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो वैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो गया। और ये जाएगा कब, जब ये फॉरबिडन एनर्जी गैप FeG के बराबर एनर्जी को ले लेगा, जो कि सिलिकॉन के केस में और जर्मेनियम के केस में पीछे भी हमने बताया भी था कितनी होती है। ठीक है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच गया तो ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ये सारी जो बातें अभी मैंने आपको समझाई हैं यही मैंने बेटा यहाँ पे लिख रखी हैं। When pure silicon makes a covalent bond, then there are no free electrons at 0 Kelvin. ठीक है, hence such semiconductor will behave like an insulator. ये जो अभी मैंने बताया। When heated, then few electrons breaks the bond and get energy sufficient to cross forbidden energy gap and goes to the conduction band. Hence a vacancy of electron is created in the valence band and this vacancy is called as hole. यही बात जो मैंने अभी बताई है। And now the semiconductor conducts electricity. In this type of semiconductor, number density जो होल की होगी अब वही नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की होगी। बेटा नंबर डेंसिटी का मतलब जो हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, नंबर डेंसिटी, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी डिस्कशन हुआ था कि नंबर डेंसिटी मतलब नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को नंबर डेंसिटी कहेंगे। ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक टाइप बिहेवियर के अंदर इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी और होल की नंबर डेंसिटी दोनों क्या होती हैं बेटा, बराबर होती हैं। अब हम बात करते हैं बेटा एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर की। एक्सट्रिंसिक टाइप को हम एक और नाम देते हैं बेटा इम्प्योर टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। इंट्रिंसिक टाइप मतलब प्योर, एक्सट्रिंसिक टाइप मतलब इम्प्योर, है ना। तो इसमें इम्प्योरिटी ऐड हो जाती है। तो जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में
कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसको बेटा उस फिनोमेना को डोपिंग कहते हैं ना। तो डोपिंग मतलब क्या हो गया कि एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम इन अ प्योर सेमीकंडक्टर, दैट इज कॉल्ड एज डोपिंग। ठीक, तो अदर एलिमेंट जैसे कि प्योर, जैसे सेमीकंडक्टर जो प्योर होता है वो तो टेट्रावेलेंट होता है, लेकिन जो हम डोपिंग करेंगे यानी कि जो इम्प्योरिटी एटम डालेंगे या तो वो ट्राईवेलेंट डालेंगे या वो हम पेंटावेलेंट डालेंगे। ट्राईवेलेंट यानी कि जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होगी और पेंटावेलेंट जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होगी, सच दैट द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आर इंक्रीज, यानी कि ये करने से हमें क्या मिलेगा, चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ जाएगी। ये मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ कि चार्ज कैरियर डोपिंग करने से क्या होगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि व्हाट हैपेंस आफ्टर डोपिंग, तो बेटा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है डोपिंग से। सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर, और उस एक्सट्रिंसिक टाइप में बेटा 2 टाइप होते हैं, जिसमें एक तो हम कहते हैं एन टाइप और दूसरा जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में बेटा डोपिंग करते हैं हम पेंटावेलेंट से, और पी टाइप में डोपिंग करते हैं हम किससे बेटा, ट्राईवेलेंट से। ठीक, तो ग्रुप 5 ऑफ पीरियोडिक टेबल जिसमें फास्फोरस होता है, Sb होता है ना, तो ये हमारे पास जो हो गया ये पेंटावेलेंट जो है वो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। तो जब इस तरह की इम्प्योरिटी को हम ऐड करते हैं, जैसे कि देखिए हमने फास्फोरस ऐड किया तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 5 में से 4 ने तो क्या किया, सिलिकॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। अब एक जो 5वां इलेक्ट्रॉन जो व्हाइट कलर से दिख रहा है ये बेटा बॉन्ड में नहीं है ना, तो बॉन्ड में नहीं है तो इसका मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक, तो इसीलिए वो क्या बनाता है, एक तरह का डोनर एनर्जी लेवल बनाता है ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, जो कि कंडक्शन बैंड के करीब होता है। तो जब हम हल्का सा इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सबसे पहले ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ये पहुंचेगा कंडक्शन बैंड में और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। लेकिन अभी तक बॉन्ड टूटा नहीं है तो अभी तक कोई होल क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन अगर फर्दर हम हीट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और क्रिएट होगा और एक होल क्रिएट होगा। लेकिन कंडक्शन बैंड में अगर आप देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एज कंपेयर टू 1 होल विच इज क्रिएटेड इन दी वैलेंस बैंड, उसके कंपैरिजन में। तो बेटा नंबर डेंसिटी ज़्यादा किसकी हो गई, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो गई होल्स के कंपैरिजन में। उस तरह के सेमीकंडक्टर को एन टाइप कहते हैं। ठीक, तो जब यही हमने लिखा है कि व्हेन दिस इम्प्योरिटी एटम इज एडेड देन द 5th इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट इन एनी बॉन्ड एक्वायर्स ए हायर एनर्जी स्टेट called as a donor energy level which is slightly lower than conduction band। देखिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम है कंडक्शन बैंड से। एंड व्हेन such semiconductor is heated this electron at the donor level goes to conduction band and conducts electricity। वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई है। ठीक, when one or more electron breaks the bond electron hole pair is created and we have number density of electron greater than the number density of hole। इस तरह के सेमीकंडक्टर को एन टाइप कहते हैं। तो बेटा जिनकी संख्या ज़्यादा होती है उनको मेजॉरिटी कैरियर कहेंगे, है ना। ये देखो बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो वो मेजॉरिटी हो गए, होल्स की संख्या कम है तो वो माइनॉरिटी कहेंगे। तो नेचुरल सी बात है जिसकी संख्या कम होती है उनको माइनॉरिटी कहते हैं। तो बेटा एन टाइप में होल्स जो है वो माइनॉरिटी हो गए और इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए वो मेजॉरिटी कैरियर्स हो गए। अब इसी के विपरीत जो होता है ऑपोजिट नेचर का वो होता है बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कब क्रिएट होता है, जब जो डोपिंग एलिमेंट होता है बेटा वो ट्राईवेलेंट होगा। ट्राईवेलेंट यानी कि ग्रुप 3rd ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो 3rd ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, 3 सिलिकॉन के साथ तो कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन जो चौथा सिलिकॉन है बेटा इसका बॉन्ड अधूरा है। तो इसमें ऑलरेडी अभी एक वैकेंसी क्रिएटेड है, यानी कि
होल ऑलरेडी मौजूद है। तो ये होल जो है ये क्या बनाएगा, एक्सेप्टर लेवल बनाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। और वैलेंस बैंड से इसकी जो लेवल है वो बेटा लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये एक्सेप्टर लेवल बनाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब हम इस तरह के सेमीकंडक्टर को बेटा हीट करते हैं तो होता क्या है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड को तोड़ा तो बेटा 2 होल क्रिएट हो गए। तो यहाँ पे उसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि नंबर डेंसिटी ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा होल्स क्या हो गए, मेजॉरिटी कैरियर हो गए क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर कहलाएंगे क्योंकि इनकी संख्या कम है। और यही बात मैंने यहाँ पे पूरा एक स्टेटमेंट के रूप में लिखा। बेटा ये सब याद रखिएगा, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर आपको बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यही स्टेटमेंट आपको याद करके लिख देना है, बस पूरे नंबर मिलेंगे। यही सबसे बड़ी ट्रिक है बेटा। इसीलिए रिवीजन क्लास में ये चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो नोट्स मैं दे रहा हूँ ये बेहद इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, है ना, इनको याद कर लीजिए। तो when a semiconductor is doped with a trivalent impurity, then one of the bond of silicon is incomplete due to which extra hole is created। बेटा वही जो बातें मैंने समझाई है वही मैंने स्टेटमेंट के रूप में यहाँ लिखी हुई है। Which has a tendency to attract electron even at a small energy and it forms a acceptor level। उसकी वजह से एक्सेप्टर लेवल बनता है स्लाइटली अबव वैलेंस बैंड, वही जो मैंने अभी बताया था कि 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव द वैलेंस बैंड बनता है। दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। इस तरह के सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये हमारे पास एन टाइप और पी टाइप हो गया। और ये देखिए डिफरेंस हो गया बेटा एन टाइप और पी टाइप में। ये कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्टेट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन इंट्रिंसिक टाइप एंड एक्सट्रिंसिक टाइप, है ना। तो एक तो पहले तो डिफरेंस इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या है, फिर डिफरेंस हम एन टाइप और पी टाइप में भी देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। इंट्रिंसिक टाइप में प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, टेट्रावैलेंट क्रिस्टल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी लो होती है। इंट्रिंसिक में देयर आर नो परमिटेड एनर्जी स्टेट्स बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। उनके बीच में ना तो एक्सेप्टर लेवल होता है ना डोनर लेवल होता है। इंट्रिंसिक टाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है। और नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की होल्स के बराबर होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी उसके हिसाब से चेंज कर जाएगी, ठीक है, यानी कि बढ़ेगी। तो एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, दीज आर टेट्रावैलेंट क्रिस्टल्स डोप्ड विद ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट, है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सट्रिंसिक टाइप की हाई होती है क्योंकि उसमें डोपेंट जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं जिनसे चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ जाती है। पीछे मैंने यही बात बताई थी आपको। देयर इज अ परमिटेड स्टेट, यानी कि आपको पता है एक्सेप्टर लेवल और डोनर लेवल होता है ना। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल, जबकि इंट्रिंसिक टाइप में बराबर होते हैं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द डोपेंट कंसंट्रेशन। बेटा वहाँ पे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बहुत मामूली सा करता है, ना के बराबर। लार्जली वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, डोपेंट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में, ठीक। अब ये डिफरेंस है एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में। आइए इसको जानते हैं ये क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर और पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर डिफरेंस क्या है, ये भी बेटा हमारे लिए समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम कई बार ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। आपको ये डिफरेंसेस पता होने चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिया है, ठीक है। चलिए 5 पॉइंट्स हैं, हालांकि 5 तो नहीं पूछेगा लेकिन 3 पॉइंट्स तो पूछ ही लेगा। तो 5 में से अगर आप 3 भी याद रख लेते हैं तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद अच्छा रहेगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि दीज आर एक्सट्रिंसिक टाइप, यानी कि एन टाइप में भी एक्सट्रिंसिक टाइप ही होता है, लेकिन इसमें पेंटावैलेंट से डोपिंग करते हैं, जबकि पी टाइप में ट्राइवैलेंट से डोपिंग करते हैं। पहला डिफरेंस तो ये हो गया।
दूसरा डिफरेंस क्या हो गया कि इंप्योरिटी एटम्स एडेड प्रोवाइडेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड एज ए डोनर, है ना, और जबकि यहां पे क्या बनेगा, एक्सेप्टर बनेगा, क्योंकि ये जो इंप्योरिटी एटम ऐड किए गए हैं वो क्रिएट करता है वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनको होल कहते हैं। ठीक, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस क्या हो गया कि डोनर लेवल लाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, मैंने दिखाया था डायग्राम में, जस्ट कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नीचे होता है कंडक्शन बैंड से, जबकि एक्सेप्टर लेवल लाइज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड से ऊपर होता है एक्सेप्टर लेवल। ठीक, ये तीसरा डिफरेंस हो गया। चौथा, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, होल्स माइनॉरिटी होते हैं, किसमें, एन टाइप में, जबकि यहाँ पर रिवर्स कंडीशन हो गई, होल्स मेजॉरिटी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी होते हैं। और पांचवा, जैसा कि आप जानते हैं कि नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की होल्स से ज़्यादा होती है। हालांकि चौथा और पांचवा एक जैसे ही है, लेकिन फिर भी डिस्टिंग्विश करने के लिए ये पांचवा फैक्टर डाल सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई 3 याद रख लीजिएगा, बहुत है, मैं समझता हूं। चलिए आगे बात करते हैं मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर की मोबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या हो गया, मोबिलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। बेटा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी डेफिनेशन दी गई थी, डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी को मोबिलिटी कहेंगे। तो म्यू जो कि होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो म्यू ई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, म्यू एच मोबिलिटी ऑफ होल हो गया। तो बेटा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, और होल की मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स होती है, ये हमको पता चला, बिकॉज सिंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड एंड ऑलमोस्ट आर फ्री, है ना। उसका कारण भी है, कई बार ये क्वेश्चन बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वाई, है ना, तो यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं इंपॉर्टेंट, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है बेटा वो मैं लिखता चल रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि वाई द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो बेटा उसका रीजन है, बिकॉज सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड एंड हेंस आर ऑलमोस्ट फ्री, इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर मोशन इज लेस रिस्ट्रिक्टेड, है ना, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्शन बैंड में मौजूद होते हैं, तो उनका मोशन लेस रिस्ट्रिक्टेड होता है एज कंपेयर्ड विद होल्स। तो जिससे जो कि प्रेजेंट कहाँ होते हैं, वैलेंस बैंड में, होल्स वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होने की वजह से उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है। ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बड़ा अच्छा रीज़न है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है मुझे। आइए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर की रिलेशनशिप को अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। देखो बेटा ये जो हमारे पास क्रॉस से डिवाइड है, दिख रहा है आपको वाइट कलर से, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और जो गोल से दिख रहा है ग्रीन कलर से, ये आपका होल हो गया। मान लीजिए इसको हमने पूरे सेमीकंडक्टर को प्योर टाइप लिया है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, की के साथ लगा दिया, तो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और होल्स का मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अब 2 चार्ज कैरियर्स हो गए, होल्स और इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बेटा जो करंट होता है, करंट जो आई होगा वो दोनों की वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से, क्योंकि 2 चार्ज कैरियर्स हैं तो 2 की वजह से होगा। इसीलिए करंट आई बराबर आई ई प्लस आई एच, जो कि करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये हो गया करंट ड्यू टू होल मोशन। ठीक है, अब कन्वेंशनली बेटा देखो इलेक्ट्रॉन का जो करंट होता है, करंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हमारे पास ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है, यानी कि अलोंग द फ्लो ऑफ होल्स होता है। तो इसलिए दोनों करंट ऐड हो रहे हैं, है ना, भले ही जाए दोनों का मोशन अलग डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन दोनों करंट जो है वो ऐड होगा, क्योंकि करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनली हम मानते हैं। तो आई यानी कि करंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखिए, इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एरिया ऑफ द कंडक्टर, है ना, जो भी सेमीकंडक्टर लिया है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीई, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में याद है हम लोगों ने पढ़ा था। और ऐसे ही हमारे पास करंट बिकॉज ऑफ होल जो है वो बिल्कुल सिमिलर वे में
आ जाएगा नंबर डेंसिटी ऑफ होल इंटू चार्ज इंटू एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बेटा IE और IH की जगह ये दोनों रख दिया। अब E और A तो यहाँ पे कॉमन हो गया, बचा क्या NeVe प्लस NHVH, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर डेंसिटी ऑफ होल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। I अपॉन A यानी कि करंट अपॉन एरिया, जिसको हम बेटा करंट डेंसिटी J कहते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा E और अंदर हो जाएगा क्या NeVe प्लस NHVH। बेटा A को नीचे डिवाइड कर दिया तो I अपॉन A करंट डेंसिटी J होता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको याद है कि I अपॉन A की डेरिवेशन भी हमने करी थी। बेटा R बराबर रो L अपॉन A होता है और सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो होता है, जिसको सिग्मा को हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। और आपको पता है कि V इज इक्वल टू I इंटू आर भी होता है ना। तो I बराबर V अपॉन आर, V की जगह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन लेंथ लिख दिया, R की जगह रो L अपॉन A लिख दिया, है ना, रो L अपॉन A कर दिया। V की जगह E इंटू एल और R की जगह रो L अपॉन A कर दिया। तो I बराबर EA अपॉन रो हो गया और 1 अपॉन रो बेटा जो कि क्या होता है सिग्मा, जो कि कंडक्टिविटी होता है। तो I अपॉन A बराबर J, पीछे अभी हमने डिराइव किया था, जो कि E अपॉन रो होता है, और E अपॉन रो अभी हमने I अपॉन A की जगह डिराइव किया था ना, NeVe प्लस NHVH किया था। ठीक, तो I अपॉन A की जगह E अपॉन रो लग दिया, तो 1 अपॉन रो बराबर E। अब थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दिया, तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसे ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी ऑफ होल देगा। तो VE अपॉन E और VH अपॉन H की जगह म्यू E और म्यू H यानी कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रख दिया। तो ये हमारे पास सिग्मा 1 अपॉन रो, जो कि सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, वो हमारे पास का रिलेशनशिप आ गई, जो कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर डेंसिटी ऑफ होल मल्टीप्लाइड बाय मोबिलिटी ऑफ होल दे देता है ना। तो इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है बेटा, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल नहीं हो सकता है। बस ये ध्यान रखिए कि फॉर्मूला याद रहना चाहिए। डायरेक्ट वैल्यू का सब्सटीट्यूशन है और फॉर्मूला याद रहना है, वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिएगा। ये मेरे हमेशा सजेशन रहता है। आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे सिर्फ एक ये फॉर्मूला याद करके और इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके। तो न्यूमेरिकल से बोर्ड के केस में कभी घबराया मत करिए, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादातर रहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। देखिए यही चीज़ मैंने अभी बताई है कि या तो नंबर डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे या हम मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर को इंक्रीज कर देंगे। ये जो फॉर्मूला आया है उसके हिसाब से ये इंटरप्रिटेशन निकल के आता है। चलिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी देखते हैं क्या बिहेवियर आता है, कि टेम्परेचर का किस तरह से बिहेवियर होता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब देखो बेटा इस फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से क्या चेंज आएगा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा इलेक्ट्रॉन या जो भी चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या होंगे, कोलाइड करेंगे और जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और मोबिलिटी उसकी वजह से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और मोबिलिटी अगर म्यू ई और म्यू एच की डिक्रीज कर गई तो नेचुरल सी बात है सिग्मा की वैल्यू क्या कर जाएगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन सिंस देर इज अ वेरी स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एंड हेंस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स increases in the conduction band from valence band and also hole increases in the valence band। तो इसका मतलब Ne और NH बढ़ जाएंगे। देखो बेटा होगा क्या, म्यू ई और म्यू एच तो कम होंगे लेकिन Ne और NH बढ़ जाएंगे। अब एक चीज़ कम हो रही है और एक चीज़ बढ़ रही है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर Ne और NH बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं एज कंपेयर टू म्यू ई और म्यू एच जितना कम हो रहे हैं, तो बेटा ओवरऑल क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और यही देखने को मिलता है कि विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर दिस इंक्रीज इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द डिक्रीज इन द मोबिलिटी।
तो बेटा इंक्रीज इन द नंबर डेंसिटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू डिक्रीज इन द मोबिलिटी। इसी वजह से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ हमको क्या मिलता है कि कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। बेटा ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि कंडक्टिविटी बढ़ने का कारण क्या है। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला तो ये है। अब इसमें म्यू ई और म्यू एच तो कम होंगे लेकिन एन ई और एन एच बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। और यही बात यहाँ पे मैंने लिखी भी है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, और कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो बेटा रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। अप एरो मतलब इंक्रीज, डाउन एरो का मतलब डिक्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा फोटो कंडक्टिविटी क्या फिनोमेना होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो फिनोमेना ऑफ इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर व्हेन फोटोन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड एज फोटो कंडक्टिविटी। बेटा किसी भी सेमीकंडक्टर की यदि हम कंडक्टिविटी बढ़ा सकें बाय इंसिडेंट फोटोन, यानी कि फोटोन के इंसिडेंट की वजह से उसकी कंडक्टिविटी को अगर हम इंक्रीज कर सकें, उसी को कहते हैं बेटा फोटो कंडक्टिविटी, है ना। तो जब हमने फोटोन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी गिराया तो बेटा फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वैलेंस बैंड से कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में, कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा। इसी को कहते हैं फोटो कंडक्टिविटी। ठीक है, और यही एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है। तो कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फिनोमेना ऑफ द फोटो कंडक्टिविटी। तो आप ऐसे ही पूरा छोटा सा एक डायग्राम बना के ये पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे, पूरा नंबर आ जाएगा। तो व्हेन फोटोन ऑफ सुटेबल एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन अ सेमीकंडक्टर, देन इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट फोटोन एंड दिस एनर्जी सफिशिएंट टू क्रॉस द एनर्जी गैप। यही मैंने जो बताया था कि जब फोटोन गिराते हैं, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्व करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और वो जब कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाएगा। वहाँ पे बेटा जो उसकी जो एनर्जी है वो इतनी सफिशिएंट होती है कि वो फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्रॉस कर सके। ठीक है, और यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है, सफिशिएंट टू क्रॉस द एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, hence more number of charge carriers are produced। यही बात है, चार्ज कैरियर्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अब बारी आती है पी एन जंक्शन डायोड की। बेटा पी एन जंक्शन क्या होता है, आइए इसको हम समझते हैं। देखो बेटा होता क्या है कि जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम ज्वाइन करते हैं तो हमको एक जंक्शन मिलता है जिसको हम पी एन जंक्शन डायोड कहते हैं। ठीक, होता क्या है कि बेटा जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप से हम ज्वाइन करते हैं तो बेटा मेजॉरिटी कैरियर्स की टेंडेंसी माइनॉरिटी रीजन में डिफ्यूज करने की हो जाती है। कहने का मतलब है कि होल्स जो है वो पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स हैं और इलेक्ट्रॉन एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। इनकी टेंडेंसी एक दूसरे के रीजन में जाने की होगी, तो जंक्शन के अक्रॉस जब ये माइग्रेट करके जाएंगे, डिफ्यूज करके जाएंगे, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन और होल्स कंबाइन कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन कर गए यानी कि अपनी सीट, अपनी वैकेंसी पे इलेक्ट्रॉन जो है, जो उसकी वैकेंसी थी, जो सीट थी उसमें वो बैठ गया। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी मेजॉरिटी रीजन में नहीं है, और इस रीजन को कहते हैं बेटा डेप्लीशन रीजन। तो डेप्लीशन रीजन एक ऐसा रीजन है जो कि जंक्शन के अक्रॉस बनता है, जहाँ पे दोनों में से कोई भी मेजॉरिटी में नहीं होते हैं बल्कि होल्स और इलेक्ट्रॉन कंबाइंड हो जाते हैं, है ना। तो ये एक रीजन बन जाता है डेप्लीशन रीजन, जो कि प्रिवेंट करता है फर्दर फ्लो ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स को आगे बढ़ने से। ठीक है, और यही बात यहाँ पे मैंने लिखी है बेटा, द मेजॉरिटी कैरियर डिफ्यूज इनटू द माइनॉरिटी रीजन एंड कंबाइन विद द ऑपोजिट चार्ज कैरियर, दस फॉर्मिंग ए डेप्लीशन रीजन। उसकी वजह से एक डेप्लीशन रीजन बनता है विच प्रिवेंट्स द फर्दर फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स इनटू द माइनॉरिटी रीजन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्स, जिसको हम कहते हैं बेटा कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड।
चूंकि अब फर्दर मेजॉरिटी कैरियर्स अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो एक तरह की फिक्टिशियस, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाती है, जिसको कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ईसी कहते हैं, जो कि डायरेक्शन किधर से होता है बेटा, ध्यान रखिए, एन टाइप से पी टाइप की तरफ होता है ना, उल्टा मत कर दीजिएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिवेंट कर रही है मेजॉरिटी कैरियर को आगे बढ़ने से, इसीलिए उसका डायरेक्शन रिवर्स होता है, एन से पी की तरफ होता है। और एक तरह की जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हो जाता है इस जंक्शन के अक्रॉस, यानी कि एक तरह की फिक्टिशियस बैटरी, जिसको हम कह सकते हैं, फिक्टिशियस मतलब एक्चुअल में तो नहीं होगी, लेकिन हम मानेंगे कि एक बैटरी की तरह वहां पे कनेक्टेड है, जो कि उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा जो कि एन से पी की तरफ होगा। और ये कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिवेंट करेगी फर्दर फ्लो ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स इनटू द माइनॉरिटी रीजन, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, ये ध्यान रखिएगा। ठीक इस तरह से ये हमारे पास पी एन जंक्शन बनता है, यानी कि एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से। ठीक, ड्यू टू दिस कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये जो कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हो जाता है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, उसको कहते हैं बेटा पोटेंशियल बैरियर, है ना। पोटेंशियल बैरियर इज डेवलप्ड अक्रॉस पी एन जंक्शन, हायर द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन ग्रेटर विल बी द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, यानी कि डिप्लीशन रीजन की जितनी ज़्यादा चौड़ाई होगी ये पोटेंशियल बैरियर उतना ही ज़्यादा होगा, और उतनी ही ज़्यादा दिक्कत आएगी बेटा मेजॉरिटी कैरियर को माइनॉरिटी रीजन में जाने से। तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो प्रिवेंट करेगी मेजॉरिटी कैरियर्स को आगे बढ़ने से, जितनी ज़्यादा विड्थ उतना ज़्यादा पोटेंशियल बैरियर की हाइट, ये देखिए वी भी दिख रहा है ना, उतनी ज़्यादा हाइट हो गई और उतना ही ज़्यादा दिक्कत आएगी मेजॉरिटी कैरियर को आगे बढ़ने से। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सा याद रखिएगा, समझने की बात होती है। आइए अब दो तरह की जो बाइसिंग होती है उसको हम कैसे समझेंगे बेटा, एक जिसको हम कहते हैं बेटा फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, जब एक पी टाइप को एन टाइप के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी कि पी एन जंक्शन को हम बैटरी से कनेक्ट कर दें और इस तरह से कनेक्ट करें कि पी टाइप का पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप का नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन कर दें। तो ऐसा करने से क्या होगा कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि पी से एन की तरफ है, और कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एन से पी की तरफ होगा। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रही है ना, अपोज कर रही है, इसका मतलब डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या होगी, कम होगी। तो कम होगी तो बेटा उतना ही कम रेजिस्टेंस दिखाएगा, है ना। तो पोटेंशियल बैरियर जितना कम होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस दिखाएगा, यही बात है। तो व्हेन ए पी एन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड विद अ बैटरी such that the positive terminal is connected with p type and negative terminal is connected with n type, उसको कहते हैं बेटा फॉरवर्ड बायसिंग। और फॉरवर्ड बायसिंग की सिचुएशन में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा कि फॉरवर्ड बायसिंग के क्या क्या पॉइंट्स हैं। कई बार ऐसा भी डिफरेंस पूछ सकता है कि एक्सप्लेन 3 डिफरेंसेस बिटवीन फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, तो वो भी जानना ज़रूरी है। तो इसमें अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने लगाई है, अप्लाई करके लगाई है, वो क्या करेगी, कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगी, है ना। और अपोज करेगी तो ड्यू टू विच डिप्लीशन रीजन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड द मेजॉरिटी कैरियर नाउ मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द जंक्शन, हेंस अ फॉरवर्ड करंट फ्लोज इन द सर्किट। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मेजॉरिटी कैरियर को आगे बढ़ाएगी, जंक्शन को क्रॉस करने के लिए प्रेरित करेगी, और उस कंडीशन में एक फॉरवर्ड करंट फ्लो करेगा। एक छोटा सा मतलब छोटा तो खैर नहीं है, मिली एम्पियर में करंट होगा, जबकि रिवर्स बाइसिंग में बहुत कम करंट होता है, लेकिन फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में होगा, फ्लोज इन दी सर्किट। तीसरा पॉइंट, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन रिड्यूस कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, और विड्थ डिक्रीज करने से बैरियर वोल्टेज, यानी कि जो वी बी हमने पोटेंशियल बैरियर बताया था ना बेटा, वो डिक्रीज कर जाता है।
और वो डिक्रीज करेगा तो पीएन जंक्शन ऑफर करेगा लो रेजिस्टेंस। तो लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट अलाउ करेगा फॉरवर्ड बाइसिंग में, है ना, और ये कंडीशन हो गई। नेक्स्ट बात होती है जो रिवर्स बाइसिंग की होती है, जो फॉरवर्ड बाइसिंग का उल्टा होगा। इसमें क्या करेंगे बेटा, पी टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, अब की बार उल्टा कर देंगे, और एन टाइप को पॉजिटिव से। तो जब आप ऐसा करेंगे तो कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा ना, ई ए और ई सी दिख रहा है। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ने हेल्प किया कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को, हेल्प किया यानी कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ और बढ़ गई, और बढ़ने से क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया। पोटेंशियल बैरियर बढ़ने से क्या होगा, अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेजॉरिटी कैरियर नहीं जा पाएंगे, है ना। तो एक मामूली सा करंट जाता है रिवर्स डायरेक्शन में, और वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो की वजह से होता है ना। और यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, व्हेन ए पी एन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड विद अ बैटरी सच दैट P type is connected with negative and N type is connected with positive terminal of the battery, है ना, वही जो बात मैंने अभी बताई है। Such type of connection is called as reverse biasing connection। इस तरह के कनेक्शन को रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। तो इसमें अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्प करेगा कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को। बिकॉज ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड द मेजॉरिटी कैरियर नाउ मूव रिवर्स डायरेक्शन दैट इज अवे फ्रॉम जंक्शन। मेजॉरिटी कैरियर जंक्शन से दूर जाएंगे, है ना। और बिकॉज ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल माइक्रो एम्पियर करंट, मैंने बताया था ना रिवर्स बाइसिंग में माइक्रो एम्पियर है जबकि फॉरवर्ड बाइसिंग में मिली एम्पियर में होता है, फ्लोज इन द रिवर्स डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। बेटा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो कि मेजॉरिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उनके मोशन की वजह से एक मामूली सा रिवर्स करंट आगे जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में, है ना। तो इसको कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स टुवर्ड द जंक्शन। तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल बैरियर की हाइट वो भी इंक्रीज करेगी, और साथ ही साथ पीएन जंक्शन हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो यानी कि पीएन जंक्शन बिहेव्स लाइक ए वाल्व, वाल्व की तरह बिहेव करेगा, जो कि करंट को सिर्फ तभी अलाउ करेगा जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पीएन जंक्शन डायोड हो। रिवर्स बाइसिंग में होगा तो वो करंट को अलाउ नहीं करेगा और बहुत ही मामूली करंट माइक्रो एम्पेयर में करंट जाएगा, ठीक। तो ये पीएन जंक्शन डायोड की खासियत होती है, जबकि ये खासियत कंडक्टर की नहीं होती है। कंडक्टर में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंडक्टर में दोनों एंड पे भी अगर आप लगाएं तो सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा। मतलब एक एंड को पॉजिटिव रखें दूसरे को नेगेटिव रखें, चाहे आप उसको इंटरचेंज कर दें, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस इस पे कनेक्शन के एंड पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना, कि कौन सा टर्मिनल आपने पॉजिटिव रखा है कौन सा नेगेटिव रखा है। जबकि पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉरवर्ड बाइसिंग पे है और कौन सा रिवर्स बाइसिंग पे है, ठीक है। तो ये बातें हो गई पीएन जंक्शन के फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग से रिलेटेड। चलिए अब बात करते हैं बेटा वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बाइसिंग। वीआई कैरेक्टरिस्टिक का मतलब बेटा हम स्टडी करेंगे वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करेंगे, है ना। तो उसके लिए एक हम क्या करेंगे बेटा, हम पहले पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइसिंग पे रखेंगे, क्योंकि हम अब फॉरवर्ड बाइसिंग की स्टडी कर रहे हैं ना। तो ये देखिए हमने लिखा हुआ भी हेडिंग के अंदर कि फॉरवर्ड बाइसिंग पे जब हम स्टडी करेंगे तो पीएन जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बाइसिंग पे रखा, यानी कि पी टाइप को पॉजिटिव से और एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है। अब वाया ये देखिए आपके सामने एक रियोस्टैट है या पोटेंशियल डिवाइडर है, जिससे हम वोल्टेज को वैरी कर सकते हैं, और वोल्ट मीटर और माइक्रो एम्पेयर या मिली एम्पेयर यहाँ पे लगा देंगे। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में जब होगा तो मिली एमीटर लगाएंगे ताकि मिली एम्पेयर में जो करंट है वो मेजर किया जा सके, ठीक है। अब इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वी आई जो ग्राफ बनेगा, मतलब
वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ बनेगा बेटा वो हमारा ओवर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। कह रहा है ना वी आई ग्राफ डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। तो एक चीज का ध्यान रखिए कि सेमीकंडक्टर के केस में बेटा ओम्स लॉ ओबे नहीं होता है, बिकॉज इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। तो जो कर्व आता है बेटा ओम्स लॉ की कंडीशन कब ओबे होती है, जब ग्राफ वी आई का स्ट्रेट लाइन हो और वो ओरिजिन से पास हो, है ना। तो यहाँ पे हो सकता है ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है बल्कि एक कर्व के रूप में आ रहा है, तो ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि बिफोर अ सर्टेन वोल्टेज कॉल्ड एज ए थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है। द वैल्यू ऑफ करंट इज वेरी स्मॉल, यानी कि जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है उससे जब हमारा अप्लाइड वोल्टेज कम होगा तो बेटा जो करंट की वैल्यू है वो बहुत ही छोटी होगी। और देखिए ये हमने करंट और वोल्टेज इधर ले रखा है ना, वोल्टेज एक्स एक्सिस पे ले रखा है और करंट वाई एक्सिस पे ले रखा है जो कि मिली एम्पियर में है ना। तो जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे करंट देखिए बहुत ही मामूली सा बढ़ रहा है ना। और एक सर्टेन वोल्टेज आएगा जिसको कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज कह रहा है, ये दिख रहा है ना, कट ऑफ वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ये वैल्यू जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट होती है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होती है। इसके बाद ही करंट की वैल्यू क्या करना शुरू करेगी बेटा, इंक्रीज करना शुरू करेगी, है ना। तो उससे पहले करंट की वैल्यू बहुत छोटी एंड ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, यही कह रहा है द वैल्यू ऑफ करंट जो कि है इज वेरी स्मॉल एंड ऑलमोस्ट कांस्टेंट। Above this threshold value, the value of current increases exponentially, जैसा कि कर्व में आपको दिखाई दे रहा है, because of the sudden flow of the majority carrier in the forward direction। क्योंकि बेटा देखो थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होता है वो बेसिकली बैरियर वोल्टेज से थोड़ा सा ऊपर होता है, यानी कि जब बैरियर वोल्टेज को ओवरकम कर लेंगे अप्लाइड वोल्टेज तो बेटा उसी कंडीशन में फॉरवर्ड करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। और वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जब मेजॉरिटी कैरियर्स आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, इसको हम कहते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व इन फॉरवर्ड बायसिंग, या कई बार इसको फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी पीएन जंक्शन का कह देते हैं, है ना। इसके ऊपर बेटा एक एक्सपेरिमेंट भी है पीएन जंक्शन के फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर स्टडी करने का। चलिए अब बात करेंगे वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायसिंग। देखो रिवर्स बायसिंग पे जब हम वोल्टेज और करंट का बेटा स्टडी करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट की स्टडी करते हैं तो क्या क्या बातें सामने मिलती है। जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं एक स्मॉल करंट, देखिए मैंने लिखा भी है बेटा माइक्रो एम्पेयर, ये ध्यान रखिए कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट मिली एम्पियर में होता है जबकि रिवर्स बायसिंग में माइक्रो एम्पियर की रेंज में करंट होता है। तो रिवर्स बायसिंग में माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो करेगा रिवर्स डायरेक्शन में ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। ये हमने रिवर्स बायसिंग की सिचुएशन में ऑलरेडी आपको समझा दिया है, ठीक है। अब एक मैक्सिमम वोल्टेज आता है, इसको कहते हैं बेटा जेनर वोल्टेज, है ना। जेनर वोल्टेज एक ऐसा वोल्टेज आ गया, जेनर वोल्टेज तक तो क्या है, करंट की वैल्यू बहुत ही मामूली माइक्रो एम्पेयर में रहेगी और जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे रिवर्स डायरेक्शन में, बेटा ये रिवर्स बायसिंग की सिचुएशन में है ना, तो बहुत ही मामूली करंट माइक्रो एम्पेयर में फ्लो करेगा। और एक ऐसा वोल्टेज आता है जिसको हम कहते हैं बेटा जेनर वोल्टेज या जिसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये जेनर वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज की है ना। इस वोल्टेज पे आते ही करंट देखिए शार्पली इंक्रीज कर जाता है, रिवर्स डायरेक्शन वाला करंट, है ना, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ द पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन डायोड ब्रेकडाउन कर जाता है और सडनली क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर का क्रिएशन होता है जिसकी वजह से वो रिवर्स डायरेक्शन में हाई करंट फ्लो करता है। तो यही बात कह रहा है कि ब्रेकडाउन ऑफ पीएन जंक्शन विद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएशन। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं
उसकी वजह से ये पीएन जंक्शन डायोड ब्रेक डाउन कर जाता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करता है ना। तो जेनर वोल्टेज के बाद ऐसा होता है। ये रिवर्स बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक है जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस करी। ठीक, अब बात ये आती है कि बेटा पीएन जंक्शन डायोड का यूसेज क्या है। देखो यूसेज में ये रेक्टिफायर बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूसेज है, तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं IMP इंपॉर्टेंट। ठीक, तो रेक्टिफायर पहली बात तो करता क्या है, इट कन्वर्ट्स AC इंटू DC, ऑल्टरनेटिंग करंट को DC में कन्वर्ट करता है। लेकिन क्या होता है कि बेटा डायोड का जो काम है वो सिर्फ क्या करेगा, इनपुट वेव फॉर्म को इस तरह के आउटपुट वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जो कि पल्सेटिंग यूनिडायरेक्शनल करंट होता है। पल्सेटिंग का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में वो पल्सेट करेगा, है ना। लेकिन यूनिडायरेक्शनल मतलब करंट की डायरेक्शन एक ही रहेगी। उसको फिल्टर सर्किट से जब हम पास करते हैं बेटा, तब हमको प्योर DC करंट मिलता है। तो AC को DC कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ अकेला डायोड नहीं होता है, बल्कि फिल्टर सर्किट भी होता है जो कि उसको आगे फिल्टर करके DC फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अभी हम इसको समझते चलेंगे। देखिए, जो रेक्टिफायर होता है वो बेटा दो तरह का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव। हाफ वेव में क्या होता है बेटा, एक डायोड होता है और पी टाइप को जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक सर्किट से कनेक्ट कर रखा है जो कि ट्रांसफार्मर है ना। ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। आपको दिखाई भी दे रहा है कि स्टेप डाउन मोड पे है क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग ज़्यादा है ना। और ये आपको लाइन जो दिख रही है ये कोर ऑफ ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करता है। ये हमने ऑल्टरनेटिंग करंट को हमने क्या किया, फीड किया। अब ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसा होता है कि एक हाफ साइकिल पॉजिटिव होती है, दूसरी हाफ साइकिल नेगेटिव होती है। तो ये हमारे पास हाफ साइकिल जो हो गई वो पॉजिटिव हो गई और ये वाली हाफ साइकिल नेगेटिव हो गई, फिर ये हाफ साइकिल पॉजिटिव होती है ना। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये फॉरवर्ड बाइसिंग पे आया, इसने अलाउ कर दिया। अलाउ करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने क्या किया, करंट को पा लिया, है ना, जो कि इस डायरेक्शन में करंट आएगा। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल हो गई तो बेटा उस कंडीशन में ये वाला टर्मिनल A नेगेटिव पे आ गया तो ये रिवर्स बाइसिंग पे आ जाएगा ना। जैसे ये रिवर्स बाइसिंग पे आएगा ये करंट को अलाउ नहीं करेगा, तो वहां पे आउटपुट वेव फॉर्म देखिए जीरो मिला है ना। तो सिर्फ आउटपुट कहां पे मिल रहा है बेटा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिल रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं बेटा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, अब ये आउटपुट वेव फॉर्म तो जरूर मिल रहा है, तो प्योर इसको DC करंट नहीं कहेंगे बल्कि हम पल्सेटिंग करंट कहेंगे, जिसमें जो नेगेटिव वेव फॉर्म का पार्ट है वो वहां पे जीरो करंट हमको मिलेगा हाफ वेव में। फुल वेव में क्या होता है बेटा, अब ये देखो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का पूरा हमने एक जिसको कहते हैं ना ब्रीफ लिखा हुआ भी है बेटा, ताकि आप इसको एज इट इज याद कर लें। जो पीछे हाफ वेव है इसका ये सर्किट डायग्राम, वेव फॉर्म और ये पूरा उसका एक ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन है। आपको बुक उठाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ये मैं कहता हूँ। और जैसे ही आता है आप ये पूरा एज इट इज़ लिख दीजिए, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो यही चीज़ का ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि मेरी कोशिश ये रही कि अब आप रिवीजन के टाइम पर बुक को छुए ना और ऐसी सारी चीज़ें आपको मैं दे दूं जिसको सिर्फ आप क्या करें, याद करके आप एग्जामिनेशन में पूरे नंबर ला सकें। तो इनपुट साइकिल ऑफ AC में पूरा समझा दिया है, फिर से मैं एक बार वर्ड बाय वर्ड बताता चल रहा हूँ। व्हेन इनपुट साइकिल ऑफ AC, when input cycle is of AC, then during the first half cycle point A is positive and B is negative, जो पीछे मैंने समझाया था। Hence PN junction is a forward bias, मैंने पीछे बताया। Hence it allows the current through it as it offers low resistance, hence we get the same output as input, है ना। ये हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल में सेम आउटपुट मिलेगा एज इनपुट। ठीक, अब यहाँ पे बारी आती है दूसरी नेक्स्ट हाफ साइकिल की, जो कि नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया। तो ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ साइकिल ऑफ AC पॉइंट A नेगेटिव पे हो जाएगा और B पॉजिटिव पे हो गया। PN जंक्शन डायोड उस सिचुएशन में रिवर्स बायस पे आ जाएगा और वो गेन करेगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, यानी कि बड़ी एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस को देगा।
और जिससे बीइंग एन आइडियल डायोड डज नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट, और फिर उसके थ्रू करंट नहीं जाएगा जब यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग हो जाएगा, और इसीलिए आउटपुट वेव फॉर्म हमको नहीं मिला। यही बात यहाँ पे लिखा है, एंड हेंस नो आउटपुट वेव फॉर्म इज ऑब्टेन्ड, है ना, कोई भी आउटपुट वेव फॉर्म हमको नहीं मिला। वही डिस्क्रिप्शन है जो पीछे मैंने समझाया था बेटा, उसी का ही ये डिस्क्रिप्शन है। अब बारी आती है किसकी, फुल वेव रेक्टिफायर की। तो बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर में हाफ साइकिल हमारे पास देता है आउटपुट, हाफ साइकिल नहीं देता है। फुल वेव रेक्टिफायर में हमको दोनों आउटपुट साइकिल मिलेगी। चलिए देखते हैं। अब देखो बेटा, इसमें दो डायोड होते हैं, ए और D1 और D2 डायोड होता है, और ये इनपुट वेव फॉर्म ए टर्मिनल का हो गया और ये इनपुट वेव फॉर्म बी का हो गया। तो बेटा पहले पॉजिटिव हाफ की बात करें तो उसमें ए देखिए पॉजिटिव हमारे पास टर्मिनल पे आ गया ना, ये पॉजिटिव पे आ गया और ये नेगेटिव पे आ गया। तो ए का टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, ये फॉरवर्ड बाइसिंग पे हो गया, इसने अलाउ कर दिया, तो ये देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। और ये रिवर्स बाइसिंग पे हो जाएगा तो ये अलाउ नहीं करेगा। सेंटर टैप पोजीशन पे हमेशा हमें नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा, तो ये हमें क्या मिलेगा, लोअर पोटेंशियल पे नेगेटिव मिला। दूसरी हाफ साइकिल पे ए तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और बी हो जाएगा पॉजिटिव। तो बेटा ये फॉरवर्ड बाइसिंग पे आ जाएगा, ये अलाउ कर देगा, जिससे देखिए ये वाला टर्मिनल दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा, और सेंटर टैप पे ये वाला हमको लोअर पोटेंशियल पे मिलेगा। यानी कि दोनों ही आउटपुट पे हमको जैसे कि मिला, जैसे कि पॉजिटिव, अगर वेव इनपुट पे ए का पॉजिटिव है तो आउटपुट पॉजिटिव मिला, बी का पॉजिटिव है तो हमको आउटपुट पॉजिटिव मिला। तो किसी भी परिस्थिति में आउटपुट देखिए हमें यूनि डायरेक्शनल मिल रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट हो रहा है, लेकिन पल्सेटिंग है। पल्सेटिंग का मतलब बेटा करंट की वैल्यू जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से जीरो, ऐसे करके ये रिपल के फॉर्म में जा रही है ना। तो बेटा इसको हम कहते हैं पल्सेटिंग यूनि डायरेक्शनल आउटपुट। ठीक, तो ये आउटपुट वेव फॉर्म हमको मिल गया, और ये बेटा हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है। बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं बार बार इसको कहता हूं कि हाफ वेव में तो चलो ठीक है, फुल वेव और हाफ वेव में बस एक ही डिफरेंस होगा बेटा, कि हाफ वेव में सिर्फ D1 होता है, और फुल वेव में आप क्या करते हैं, दो डायोड होता है, D1 और D2। ठीक, और इसी का ब्रीफ ये देखिए पूरा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो पीछे मैंने समझाया था। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल A is positive and B is out of phase with respect to A, and hence diode D1 is in forward biasing and it allows current through it, and C point is at high voltage as compared to D point at the center tap position। तो D point जो center tap position पे है, ये D point है ना, डी, ये देखिए डी वाला है ना, तो ये जो है हमेशा लोअर पोटेंशियल पे रहेगा एज कंपेयर टू सी जो कि हायर पोटेंशियल पे रहेगा। यही बात यहाँ पे मैंने लिखी है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ साइकिल ए की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, बी आउट ऑफ फेज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ए, हेंस बी अब पॉजिटिव हो गया, ड्यू टू विच डायोड D2 विल बी नाउ इन फॉरवर्ड बाइसिंग एंड D1 विल बी इन रिवर्स बाइसिंग। बेटा वही सारी बातें जो मैंने पीछे समझाई है वही स्टेटमेंट के रूप में लिखा है ताकि आप याद कर सकें। एंड हेंस D2 विल अलाउ करंट टू पास थ्रू इट, एंड C will again be at higher voltage as compared to D at the center tap position। C फिर से higher voltage पे होगा as compared to D which is at the center tap position। तो फिर से हमको वही positive output waveform मिलेगा। Hence we get the final output waveform which is called as a pulsating unidirectional current, and after passing through appropriate filter circuit DC output is obtained। बेटा एक पर्टिकुलर फिल्टर सर्किट से हम पास करेंगे, वो फिल्टर सर्किट कैसे होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए सीरीज इंडक्टर फिल्टर सर्किट है, इसमें बेटा देखिए क्या होता है, इंडक्टर लगा के हम क्या करते हैं, वो पल्सेटिंग यूनिडायरेक्शनल आउटपुट जो करंट है उसको हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं।
तो इसमें इंडक्टर जो है वो सीरीज में लगाते हैं विद रिस्पेक्ट टू D1 डायोड, है ना। देखिए ये D1 और D2 से जो आउटपुट निकल रहा है वो इंडक्टर के थ्रू जा रहा है और सेंटर टैप पोजीशन को हमने D पॉइंट माना हुआ है, तो ये हायर वोल्टेज पे, ये लोअर वोल्टेज पे। अब इंडक्टर हैज इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर हाई फ्रीक्वेंसी AC, इसका हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, हेंस इट विल ओनली अलाउ लो फ्रीक्वेंसी DC कंपोनेंट। तो सिर्फ जो लो फ्रीक्वेंसी यानी कि जहां पे करंट थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी जहां पे कम है, जहां पे वो स्टेबलाइज कर रहा है उसको वो अलाउ करेगा, एंड विल नॉट अलाउ हाई फ्रीक्वेंसी AC कंपोनेंट को फिल्टर कर देता है। तो वो लगभग आउटपुट बेटा हमको कैसा मिलता है, DC करंट मिलता है ना। अभी भी उतना परफेक्ट DC नहीं मिलता है, हालांकि एक दो बार और फिल्टर से पास करेंगे तो जरूर DC मिल जाता है। तो ये होता है जिसको हम कहते हैं सीरीज इंडक्टर फिल्टर। अब इसी के कंपैरिजन में एक और होता है फिल्टर जिसको कहते हैं बेटा शंट कैपेसिटर फिल्टर, ये पैरेलल में लगा होता है। तो देखो बेटा C और D जो आउटपुट था, है ना, जो कि डायोड से निकलने वाला आउटपुट था, डायोड से निकलने वाला हाई वोल्टेज आउटपुट C था और लो वोल्टेज जो था वो D था। इसके अक्रॉस हमने कैपेसिटर लगा दिया पैरेलल में। अब कैपेसिटर क्या करेगा, लो फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करेगा। कैपेसिटर ऑफर्स लो कैपेसिटिव रिएक्टेंस टू हाई फ्रीक्वेंसी AC कंपोनेंट एंड अलाउज टू पास थ्रू इट, है ना। तो बेटा हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो कंपोनेंट है वो कैपेसिटर के थ्रू पास हो जाएगा, बट ऑफर्स ऑलमोस्ट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू लो DC कंपोनेंट। तो बेटा पैरेलल में लगा हुआ है तो लो DC कंपोनेंट इससे पास ना होके लो रेजिस्टेंस से पास होगा, है ना। तो इसकी वजह से वी गेट स्मूथ DC आउटपुट अक्रॉस दी लोड रेजिस्टेंस। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, इसको अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो बेटा ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो हमारे पास कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर एक बार चार्ज हो गया है ना, ऐसे बड़े सिंपल तरीके से समझो, चार्ज हो गया यहाँ पे कैपेसिटर, है ना। अब करंट क्या कर रहा है, डीके कर रहा है। तो कैपेसिटर जो चार्ज हुआ है वो करंट को भेज देगा, है ना। और जब करंट डिक्रीज कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है तो ये करंट कैपेसिटर के थ्रू यहां से फ्लो करने लगेगा, यानी कि कैपेसिटर कुछ ऐसे करके करंट को भेज देगा, है ना। तो करंट जो डिक्रीज कर रहा है, सर्किट में तो करंट डिक्रीज कर रहा है, लेकिन कैपेसिटर अपना करंट भेज के सर्किट के करंट को क्या कर देगा, कंपेंसेट कर देगा। और फिर जब यहां पे करंट पहुंचेगा तो कैपेसिटर दोबारा चार्ज हो जाएगा। तो ये पार्ट जो रिपल का पार्ट है ये कैपेसिटर ने ओवरकम करके इस पाथ से भेज दिया। ऐसे सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं आपको। तो ये कैपेसिटर फिल्टर सर्किट है जो कि इस्तेमाल होता है इन फिल्टरिंग दी DC। अब बात करते हैं वही पीएन जंक्शन डायोड का बेटा एक और यूसेज होता है जिसको हम कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। और ये काम होता है बेटा जब पीएन जंक्शन रिवर्स बाइसिंग की सिचुएशन में हो, उसको कहते हैं बेटा जेनर डायोड। तो जेनर डायोड स्पेशली डिजाइंड होता है, नॉर्मल पीएन जंक्शन नहीं होता, इसको डिजाइन किया जाता है स्पेशली टू ऑपरेट इन द रिवर्स बायसिंग कंडीशन। रिवर्स बायसिंग की कंडीशन पे ये ऑपरेट कर सके, वर्क कर सके और ब्रेकडाउन होने के बाद दोबारा वो वापस अपनी कंडीशन में आ जाए विदाउट डैमेजिंग। यही यहाँ पे बोल रहा है, इज स्पेशली डिजाइन्ड डायोड टू ऑपरेट इन रिवर्स बायस्ड ब्रेकडाउन कंडीशन विदाउट डैमेजिंग। तो ऐसा ना हो कि वो डैमेज हो जाए और परमानेंटली ब्रेकडाउन हो जाए, उसका इस्तेमाल ना कर पाए, है ना। इसीलिए उसको हम क्या करते हैं बेटा, स्पेशली डिजाइन करते हैं इस तरह के डायोड को जो कि रिवर्स बायसिंग पे वर्क करना चाहिए। इसीलिए उसको हम कहते हैं जेनर डायोड। और ये काम क्या करता है बेटा, वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। इट हैज अ स्पेशल फीचर दैट इट गिव्स अ लार्ज करंट थ्रू इट विदाउट एनी चेंज इन दी वोल्टेज अक्रॉस थ्रू इट, है ना। लार्ज करंट देगा विदाउट हैविंग एनी चेंजेस इन दी वोल्टेज। तो ये इसका स्पेशल फीचर है। तो ये देखिए हमारे पास फ्लक्चुएटिंग इनपुट वोल्टेज हो गया जिसको हम VI कहेंगे। ये हमारे पास यहाँ पे देखिए जेनर डायोड लगा हुआ है जो कि रिवर्स बायसिंग की सिचुएशन में है।
और ये लोड रेजिस्टेंस है। अब देखो वर्क कैसे करेगा। व्हेन वोल्टेज इंक्रीजेस, जैसे मान लो इसके अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज करेगा, देन करंट थ्रू आरएस यानी कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जेनर डायोड क्या करेगा, पास कर देगा करंट थ्रू इट विदाउट एनी चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फेज। ये क्या करेगा, करंट को बाईपास कर देगा, जो एक्स्ट्रा करंट जनरेट हुआ उसको बाईपास कर देगा विदाउट हैविंग एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन दी वोल्टेज अक्रॉस टू इट। तो बेटा इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए ये कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट मेंटेन करता है। तो जब वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ, बढ़ गया, तो बढ़ गया तो उस कंडीशन में एक्स्ट्रा जो करंट जनरेट हुआ वो अपने थ्रू इसने क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया, पास कर दिया। इस तरह से करके ये कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट को क्या करता है, मेंटेन करता है अक्रॉस दी लोड रेजिस्टेंस RL। ये RL है ना, लोड रेजिस्टेंस, इसी के क्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करता है जेनर डायोड, है ना। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है। देखो यूसेज ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड, ये बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे वो रेक्टिफायर के रूप में पूछेगा या वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में पूछेगा, एक यूज है ना। तो ये चीज का ध्यान रखिए। आइए अब बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बेटा फोटो डायोड क्या होता है। ये सब चीजें छोटी छोटी पॉइंट्स है बेटा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस एक बार डायग्राम देख लीजिए और लिखा हुआ मैं समझा देता हूँ, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, कुछ नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं, है ना। फोटो डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड फैब्रिकेटेड यूजिंग फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर। बेटा एक ऐसा सेमीकंडक्टर जो कि फोटो सेंसिटिव है। कहने का मतलब है कि जब इसके ऊपर लाइट गिराएंगे, फोटोन गिराएंगे, तो बेटा इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ठीक है। इसीलिए उसको हम कहते हैं फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर प्रोवाइडेड विद अ ट्रांसपेरेंट विंडो। एक ट्रांसपेरेंट विंडो होती है ताकि लाइट उसके अंदर जंक्शन पे गिरा सके, सो एज टू अलाउ लाइट टू फॉल ऑन इट्स जंक्शन। यही बात हो गया, है ना। तो इट वर्क्स ऑन रिवर्स बाइसिंग की सिचुएशन पे ये वर्क करता है। तो जब इसके ऊपर लाइट गिराते हैं तो बेटा जंक्शन से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल पेयर का कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है और सर्किट में करंट वो फ्लो करता है। और चूंकि रिवर्स बाइसिंग पे है तो माइक्रो एम्पेयर के रूप में करंट जो है वो जाएगा, ठीक है। ये माइक्रो एमीटर करंट भी होता है, इसको कहते हैं बेटा फोटो डायोड, ठीक। तो फोटो डायोड अब कैसे ये वर्क करता है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। When a light of suitable frequency and energy is incident on the junction, then photon having energy greater than the forbidden energy gap gives the energy to the electron. बेटा जो फोटोन की एनर्जी है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज्यादा होनी चाहिए, तो वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा। इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी का इस्तेमाल करके वैलेंस बैंड से कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाएगा, है ना। हेंस इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज क्रिएटेड, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है, इन द जंक्शन, जंक्शन पे क्रिएट होता है। एंड सिंस द जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड, the concentration of electron and holes increases in the majority region and current flows, है ना। जंक्शन रिवर्स बायस होता है तो कंसंट्रेशन किस में बढ़ जाएगा बेटा, मेजॉरिटी रीजन में इलेक्ट्रॉन और होल्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा इन दी सर्किट, द मैग्नीट्यूड ऑफ विच डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो करंट फ्लो करेगा उसका मैग्नीट्यूड लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये देखिए ग्राफ भी मैंने बना रखा है ना, देखिए वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बना रखा है, ठीक। अब देखिए करंट देखिए अलग अलग इंटेंसिटी से हो गया ना, I1, I2, I3, I4, है ना। तो I4 इंटेंसिटी बड़ी हो गई तो देखिए ज्यादा करंट मिला, I3 इंटेंसिटी कम हो गई तो कम करंट मिला, I2 इंटेंसिटी कम हो गई तो और कम करंट मिला, और I1 और कम करंट मिलेगा, है ना। तो ये चीज है, और ये रिवर्स बाइसिंग पे है तो ये उसी हिसाब से करंट की वैल्यू को जो है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, जो करंट फ्लो करेगा। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा मतलब हायर इंटेंसिटी की लाइट गिरा रही है, इसीलिए उसको कहते हैं इंटेंसिटी सेंसिटिव, जिसको हम कहते हैं डायोड, लाइट सेंसिटिव डायोड जिसको हम फोटो डायोड कहते हैं, ठीक है बेटा। बहुत इजी चीज है।
अब नेक्स्ट जो इसके यूजेस हैं वो क्या है, ये बेटा कई बार बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। फोटो डायोड का यूसेज क्या है इन द डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल। बेटा ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए कि हाई इंटेंसिटी में लाइट ज्यादा जा रही है कम जा रही है, उसके हिसाब से करंट आएगा। डीमॉड्यूलेशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल, कई बार फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू हम ऑप्टिकल सिग्नल भेजते हैं, तो उसको डीमॉड्यूलेट करने के लिए, सिग्नल को समझने के लिए ये फोटो डायोड का इस्तेमाल होता है। लाइट ऑपरेटेड स्विचेस, जो लाइट से ऑपरेट करने वाली स्विचेस है वहां इस्तेमाल होता है। स्पीड रीडिंग ऑफ कंप्यूटर पंच कार्ड, बेटा कंप्यूटर पंच कार्ड में हमारे पास पंच होते हैं जहाँ पे काला होता है और सफेद होता है, उससे लाइट की इंटेंसिटी वेरी करती है, तो उससे वो हम रीड कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में बेटा इसका इस्तेमाल होता है फोटो डायोड का। ये वो चीजें हैं जहां पे इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा लाइट इमिटिंग डायोड। मेरे हिसाब से बेटा ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख देंगे, और इसका शॉर्ट फॉर्म है बेटा एलईडी, है ना। ये चीजें जरूर करके जाइएगा बेटा, एलईडी हो गया, फोटो डायोड हो गया, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है एलईडी, हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन कनेक्टेड इन दी फॉरवर्ड बायस। बेटा एलईडी फॉरवर्ड बायस पे होती है, ध्यान रखिए कब कौन सी चीज रिवर्स बायसिंग पे होगी, कौन सी चीज फॉरवर्ड बायसिंग पे होगी, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो इट इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस एंड इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये काम करता है एलईडी, है ना बेटा। जबकि फोटो डायोड इसका रिवर्स एक तरह का फिनोमेना हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए ये हमारे पास क्या होता है, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है जो कि पीएन जंक्शन होता है ना। और इसमें हम क्या करते हैं बेटा, करंट को जब हम बैटरी से कनेक्ट करके पास कराएंगे तो क्या होता है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन भी करते चलते हैं और जो लिखा हुआ है वो भी समझाते चलेंगे। When circuit is connected in forward bias along with the resistance, then forward current flows in the PN junction and electron hole combination takes place during which energy is released. बेटा जब फॉरवर्ड बायसिंग पे वर्क करेगा, यानी कि पी टाइप को देखिए पॉजिटिव से और एन टाइप को देखिए हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो फॉरवर्ड करंट जब जाएगा तो बेटा इलेक्ट्रॉन होल का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती है ना। और वो एनर्जी जो रिलीज हुई, अगर वो लाइट के फॉर्म में रिलीज हुई तो हमको वहां पे विजिबल लाइट मिल जाती है, ठीक है। तो फोटॉन्स ऑफ एनर्जी इक्वल टू द बैंड गैप एनर्जी आर इमिटेड। जो इनके बीच में जो बैंड गैप है, यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो बैंड गैप एनर्जी है, अगर तो फोटोन की एनर्जी उस बैंड गैप की एनर्जी के बराबर हो गई तो विजिबल रीजन में आपको दिखाई दे जाएगा, है ना। और इसी हिसाब से अलग अलग कलर इमिट होता है बेटा, क्योंकि अलग अलग कलर के लिए अलग अलग बैंड गैप होता है। तो कभी हमको ब्लू कलर की एलईडी भी मिलेगी, कभी हमको रेड कलर की भी एलईडी मिलती है, ठीक है। तो बैंड गैप एनर्जी की वजह से अलग अलग कलर ऑफ लाइट जो है वो इमिट होती है और वो हमको दिखाई देती है, विजिबल लाइट, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। एलईडी का फंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग पे होता है, और जब इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जब मूवमेंट करते हैं तो बेटा इनकी जो बैंड गैप एनर्जी है उसके बराबर वो एनर्जी रिलीज करते हैं, और जिसकी वजह से फोटोन रिलीज होता है ना। ये हमारे पास ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एलईडी का विद डायग्राम ऑल्सो। टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एलईडी, एलईडी के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो देखेंगे। द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाई एलईडी डिपेंड्स अपॉन द बैंड गैप, जो भी मैंने बताया था। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमिन्ड बाय द फॉरवर्ड करंट कंडक्टेड बाय द पीएन जंक्शन। यानी कि कई बार क्या होता है कि एलईडी लाइट, आपकी लाइट तो दे रही है लेकिन वो लाइट बड़ी इंटेंसिटी धीमी है ना। कहने का मतलब कई बार कहते हैं ना डिम है, तो बेटा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इंटेंसिटी यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ करंट के ऊपर। करंट ज्यादा होगा तो लाइट की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, ये बात कहना चाह रहा है दो इंपॉर्टेंट फीचर्स के अंदर, ठीक है। अब बारी आती है एडवांटेजेस ऑफ एलईडी ओवर कन्वेंशनल कम बल्ब के केस में। बेटा कन्वेंशनल बल्ब पहले इस्तेमाल होता था, और ये कहा जाता था कि जो बल्ब होते थे बेटा उसमें 95% से ज्यादा एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्टेज हो जाती थी, और 100 वॉट का बल्ब सिर्फ 5 वॉट के बराबर रोशनी देता था, है ना।
तो वो तो बेटा बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही है ना, क्योंकि बल्ब का काम है रोशनी देना, बल्ब का काम हीट जनरेट करना नहीं है। इसीलिए वहां पे एलईडी ने क्या कह दिया, सुपरसीड कर लिया कन्वेंशनल बल्ब को, क्योंकि वहां पे एलईडी क्या करता है, अगर 5 वॉट की एलईडी है तो वो पूरा 5 वॉट का लाइट देगा, हीट नहीं जनरेट करेगा। तो वहां पे लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर कंजम्पशन, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि आज की एलईडी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसी वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि बेटा ऑपरेशनल वोल्टेज कम है और कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन कम है। दूसरी चीज फास्ट एक्शन है, वार्म अप टाइम नहीं चाहिए, है ना, लॉन्ग लाइफ एंड रगेडनेस है, मतलब काफी लंबे समय तक चलेगा। और हमको क्या चाहिए, बेनिफिट तो यही सारी चीजें ना, कोई भी चीज मार्केट से खरीद के लाए, लंबे समय तक चले, यही तो हमारी इच्छा रहती है ना। और कैन बी मेड अप ऑफ एनी कलर, अलग अलग कलर में, कभी आपको रेड कलर में एलईडी देखना है, ब्लू में देखना है, ग्रीन में देखना है, किसी भी कलर में आपको एलईडी लाइट मिल जाती है। यूजेस, क्या क्या यूजेस है, इंफ्रारेड एलईडी आर यूज इन बर्गलर्स अलार्म। बेटा देखो इंफ्रारेड तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो लाइट जरूर रहती है और एक सेंसर के ऊपर गिरती है। तो बर्गलर्स अलार्म में जब वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है लाइट, है ना, जो कि बर्गलर को नहीं दिखाई देगी क्योंकि वो विजिबल रीजन में नहीं है, तो बेटा वहां पे अलार्म बज जाता है ना। तो एक तो ये यूसेज हो गया। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, इंडिकेटर लैम्प इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इस्तेमाल होता है, कैलकुलेटर, डिजिटल क्लॉक यूजेस एलईडी डिस्प्ले, आजकल तो नई सारी चीजें, इवन टीवी भी एलईडी टीवी होता है ना। तो ये सारी जगह पे इस्तेमाल होने लग गया है एलईडीज। ठीक, चलिए अब बात करते हैं सोलर सेल क्या होता है। बेटा सोलर सेल जो होता है वो बेसिकली आज की जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और बहुत ही बेहतरीन सन की लाइट का कन्वर्जन जो है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, विदाउट एनी पोल्यूशन, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। तो आजकल ये बड़ी पॉपुलर हो रही है, बस ये है कि थोड़ा सा महंगा है, बाकी तो उसके यूजेस ही यूजेस हैं। तो converts light energy into electrical energy. It consists of a PN junction diode with N region thin होता है and heavily doped होता है, P region thick होता है, lightly doped होता है। ये ध्यान रखने वाली चीज है, क्या क्या फीचर्स होते हैं। N region thin होता है और heavily doped होता है, ठीक। और बेटा P region जो होता है वो मोटा और lightly doped होता है। ये हमारे पास फीचर होता है जिसको हम कहते हैं बेटा सोलर सेल में इस्तेमाल होता है। तो लाइट फॉल्स ऑन द डिप्लीशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन। ये देखिए हमारे पास, ये देखिए ऊपर ग्रीन कलर से दिख रहा है, एन टाइप है, हेवली डोप्ड है, और ये जो येलो कलर से दिख रहा है पी टाइप है, लाइट डोपिंग है, और जो रेड कलर से दिख रहा है ये आपका डिप्लीशन रीजन हो गया। तो लाइट जब गिरेगी तो थिन एन टाइप से वो पास होते हुए कहां जाएगी, डिप्लीशन रीजन में जाएगी। वहां पे फोटोन अपनी एनर्जी किसको देगा, इलेक्ट्रॉन को देगा। तो इलेक्ट्रॉन और होल जो डिप्लीशन रीजन में मौजूद है बेटा, वहां पे इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे तो वो हमारे पास मोशन करने लग जाएंगे, है ना। देन फोटोन गिव्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन होल आर लिबरेटेड एट द डिप्लीशन रीजन। तो जो कंबाइंड फॉर्म में थे इलेक्ट्रॉन और होल, वो अब अलग हो गए और दे मूव टुवर्ड्स द मेजॉरिटी रीजन। जब ये अलग होंगे तो बेटा अपने अपने मेजॉरिटी रीजन में जाएंगे because of the barrier voltage and hence an EMF is developed across the N and P type। और जिसकी वजह से N टाइप और P टाइप में EMF डेवलप होता है। तो हम एक्सटर्नल सर्किट से क्या करेंगे बेटा, इस करंट को हम इस्तेमाल कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, है ना, क्योंकि बैरियर वोल्टेज रहेगा पीएन जंक्शन के क्रॉस, तो वो अपने अपने मेजॉरिटी रीजन में चले जाएंगे। वहां पे एक ईएमएफ, जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, और वो ईएमएफ एक्सटर्नल सर्किट में करंट के थ्रू हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो अक्रॉस द एन एंड पी रीजन which when connected with the external load current flows through it। यही देखिए एक्सटर्नल लोड RL लगा के करंट हमने इसके थ्रू फ्लो करा दिया, ठीक है। अब कई सारे ऐसे सोलर सेल छोटे छोटे हम सीरीज में और पैरेलल मिक्स्ड ग्रुपिंग के फॉर्म में रख के हाई वोल्टेज और हाई करंट अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हैं, है ना। अगर छोटा वोल्टेज और छोटा करंट मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, ऐसे सेल्स को मिक्स्ड ग्रुपिंग के कॉम्बिनेशन में, यानी कि सीरीज और पैरेलल के मिक्स्ड ग्रुपिंग में रख के हाई वोल्टेज और हाई करंट को अचीव कर लेते हैं, ठीक है।
तो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल फॉर सोलर सेल फैब्रिकेशन, ये कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा याद रखिएगा। एक तो क्या है, बैंड गैप का ध्यान रखना है कि बैंड गैप जो मटेरियल इस्तेमाल करें उसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखे। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला सेमीकंडक्टर होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि जो सेमीकंडक्टर आप बना रहे हैं वो आसानी से बन जाए, रिप्लेस हो जाए। और कॉस्ट फैक्टर यानी कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ऐसा ना हो कि सोलर सेल बनाने में ही जान निकल जाए और इतना महंगा हो कि फिर भाई हम फिर वही बातें, इकोनॉमिकली जो चीज नहीं होती है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज एनर्जी सोर्स। तो यूजेस ऑफ सोलर सेल क्या क्या यूज है? वी कैन यूज द सोलर सेल टू चार्ज स्टोरेज बैटरी इन डे टाइम एंड यूज द बैटरी फॉर पावर ड्यूरिंग द नाइट। बेटा सोलर सेल क्या करता है? बैटरी को चार्ज करता है दिन के टाइम पे जब सूरज ऊपर होता है, और रात में जो बैटरी चार्ज हो जाती है तो उसका हम इन्वर्टर के थ्रू पावर ले लेते हैं। ये काम करता है सोलर सेल, क्योंकि सोलर सेल तो दिन में ही काम करेगा ना जब सूरज की रोशनी होगी। तो सोलर सेल, और बेटर कॉल्ड एज अ फोटो सेल, बेटा कई बार इसको फोटो सेल भी कहते हैं, आर यूज्ड इन लाइट मीटर इन फोटोग्राफी। कई बार देखिए फोटोग्राफर के सामने एक वो होता है ना, जब जिसकी फोटोग्राफी खींचते हैं बेटा, खासकर फिल्मों वगैरह में या मॉडलिंग के कैरियर में, वहां पे एक लाइट मीटर होता है जिससे वो लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, है ना। तो वहां पे भी ये सोलर सेल का इस्तेमाल होता है। कुछ रिस्ट वॉचेज हैं, हैंड कैलकुलेटर्स है पावर्ड बाय दी सोलर सेल, जो आपने देखा कई कैलकुलेटर आजकल सोलर सेल पे वर्क करते हैं। सैटेलाइट सोलर पैनल का इस्तेमाल करती है, क्योंकि सैटेलाइट की वर्किंग में वहां पे बेटा बिजली चाहिए, पावर चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा? वो बेटा वहां तो हम दे नहीं सकते, है ना। और जो भी हम पावर अगर मान लीजिए बैटरी रख भी देंगे तो वो खत्म हो जाएगी। तो वहां पे सोलर पैनल खुल जाता है और वो सन से लाइट को लेके इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। तो सैटेलाइट को जो पावर चाहिए वो इसी सोलर पैनल से मिलती है ना। और अब जो है वो हमारे पास पावर जनरेशन भी होने लग गया है रिन्यूएबल सोर्स में, पोल्यूशन फ्री पावर जनरेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट का जो पॉइंट हो गया बेटा सोलर सेल का, यहाँ तक सिलेबस में है। जितना भी सिलेबस में पोर्शन था वो बेटा सारा मैंने कवर कर दिया है। और अब बेटा उम्मीद करता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरा हमेशा जो रहता है वो ये रहता है कि बेटा आप लोग प्लीज पढ़ाई करिए और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। हर एक चीज डाउट पूछ लीजिए, जो भी डाउट आपके उठ रहे हैं वो सारा पूछ लीजिए, और बेटा नंबर अच्छे लाइए, तभी हमें खुशी मिलती है। तो कोशिश ये करिए कि पूरे नंबर लाएं। हमने बहुत हद तक सारी चीजें बता दी हैं जो कि आपके सिलेबस के अंदर है, सारे नंबर जिससे आपको अच्छे मिल सकें। पॉइंट वाइज मैंने बता दिया है, कहाँ कहाँ चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी बता दी हैं। अब बस आपका काम है बेटा पढ़ाई करना और पढ़ाई करके नंबर अच्छे लाना। चलिए, आज हम लोगों ने ये टॉपिक बेटा कंक्लूड कर लिया है वन शॉट रिवीजन का, और अब उम्मीद करता हूं कि अब आप मुझे खुशखबरी सुनाएंगे अपने रिजल्ट की। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस। बहुत अच्छा करिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।